आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। भारत हो या हमारा देश हो या विदेश हो, कैंसर अब एक आम सुनने में आने वाली बीमारी है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर या बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो बहुत ही आम हम सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंसर हैं जिन्हें हम रेयर कैंसर की श्रेणी में लाते हैं। वो कौन से कैंसर हैं, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है और क्या क्या इनके टाइप हो सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे रेडियो डॉक्टर में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर समीर रस्तोगी, जो एडिशनल प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स में, नई दिल्ली से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में यहाँ आए हैं। और आज का हमारा विषय है रेयर कैंसर्स, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत, सभी सुनने वालों का। और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी आरजे रश्मि, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर समीर रस्तोगी। यदि आप भी रेयर कैंसर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है ये दुर्लभ कैंसर जो बहुत कम लोगों को होता है, तो उनके बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़े, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि रेयर कैंसर्स क्या होते हैं। रेयर कैंसर्स ऐसे कैंसर्स हैं जिनका जो इंसिडेंस होता है, मतलब होने का जो मापदंड है, वो काफी कम लोगों में होता है। अब ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मिलाकर ये टोटल 30% ऑफ ऑल कैंसर्स होते हैं। मतलब सारे कैंसर का 30% रेयर कैंसर्स होता है। जो मेन रेयर कैंसर्स हैं, प्रमुख रेयर कैंसर्स हैं, वो सार्कोमा, मेलानोमा, ये जो है मसल्स के और सॉफ्ट टिश्यू के ट्यूमर हैं, मसल्स, बोन या फिर स्किन। दूसरा न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, और ऐसे बहुत सारी तरीके के ट्यूमर्स। तो सर से हम और भी चीजें बहुत सारी जानेंगे, क्या है रेयर कैंसर और किस तरह से ये हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे कि अभी आपने बताया कि रेयर कैंसर्स के बहुत सारे नाम आपने बताए, तो मुझे लगता है जो लिसनर्स हमारे साथ अभी जुड़े होंगे, एक बार यदि आप उन्हें थोड़ा सा खुल के बता दें कि कॉमन कैंसर्स क्या होते हैं और रेयर कैंसर्स क्या होते हैं, तो शायद वो अपनी समस्या को थोड़ा और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो कॉमन कैंसर्स हैं, जो कॉमनली कैंसर्स हम सुनते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट मतलब स्तन का कैंसर, लंग मतलब फेफड़ों का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर जो मुंह का कैंसर है, या फिर सर्विक्स कैंसर जो अंडाशय का कैंसर है। ये सबसे कॉमन कैंसर्स होते हैं। अब हम कॉमन कैंसर्स जो है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है पर ईयर, वो करीब 40 लोग पर 100,000 पॉपुलेशन में होता है। तो लेकिन जो रेयर कैंसर्स हैं, ऐसे भारत में कोई डेफिनेशन नहीं है, बट यूरोपियन डेफिनेशन या बाकी जगहों में वो लेस देन 5 पर 100,000 या पर 1 लाख में से 5 से भी कम लोगों में होता है। और ये बहुत सारे तरह के होते हैं। तो कई रेयर कैंसर्स तो 10 लाख में से एक इंसान को होता है। तो जो इंसिडेंस और रेयर कैंसर का है वो काफी कम होता है। और इन कैंसर्स में बहुत तरीके के कैंसर्स होते हैं, लेकिन जो रेयर कैंसर्स में से कॉमन कैंसर्स हैं वो सार्कोमा यानी बोन ट्यूमर्स या मसल्स के ट्यूमर्स, वो जैसे पेट से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, स्किन से मेलानोमा जो स्किन का कैंसर है, ये सब रेयर ट्यूमर्स हैं जो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि वो क्या कैंसर है या आपके क्या दिक्कत हुई है। तो सर, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? जो रेयर कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, वो कॉमन कैंसर है, उसमें गांठ पता लग जाती है, सुपरफिशियल होते हैं, उन्हें आसानी से किया जा सकता है क्योंकि वो। लेकिन जो रेयर कैंसर्स हैं, उनके सिम्टम्स बहुत मिमिक करते हैं नॉर्मल कंडीशन से। जैसे बोन का ट्यूमर है तो कई बार वो चोट से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार जो सूजनें बढ़ती चली जाती है और हम सोचते हैं चोट से के कारण है, या कई गांठ आती है, या फिर स्किन में अल्सरेशन होती है, हमें लगता है चोट के कारण या किसी और कारण से है। उसके लिए थोड़ा सा जागरूकता चाहिए, और अगर ऐसा कोई कैंसर डायग्नोज हुआ हो तो उसके लिए एक एक्सपर्ट पैथोलॉजी की मदद चाहिए। पैथोलॉजी मतलब जो लोग माइक्रोस्कोप में देखकर सेल्स पहचानते हैं और उनको टेस्ट लगाते हैं। तो एक्सपर्ट पैथोलॉजी, उसके लिए हमें अर्ली क्लिनिकल रीच, मतलब डॉक्टर के पास पहले ही जल्दी पहुंचना होगा, और उसके बाद जो भी MRI, CT, इन सब की मदद से वो चीज डायग्नोज हो जाती है। तो सर, ये मतलब कैसे इन्हीं सब चीजों से हमें ये पता चल जाता है कि कॉमन कैंसर है या कोई स्पेसिफिक रेयर कैंसर, जैसे आपने बताया? पैथोलॉजी से हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो पैथोलॉजी है,
और क्या इनके लक्षण रहेंगे, मतलब यदि किसी को पर्टिकुलर कोई चीज है, ये रेयर कैंसर है, आपने बताया सूजन भी हो सकती है और जी, कोई भी नई सूजन, हो सकती है, कोई भी नई सूजन, बहुत लंबे समय तक खांसी, कहीं ब्लीडिंग होना, कहीं से खून निकलना, स्किन में कोई ऐसी स्वेलिंग होना जो अपना शेप चेंज कर रही हो या फिर अल्सरेट कर रही हो या बड़ी तेजी से बढ़ रही हो, जो भी नॉर्मल चीजों से एक्सप्लेन नहीं हो रही। तो क्योंकि रेयर कैंसर्स भी बहुत सारी जगहों पर हो सकते हैं, हमारे स्किन, बोन्स, तो कोई भी ऐसी सूजन जो नॉर्मल चीजों से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, बहुत लंबे समय तक रह रही है, उसके लिए उन्हें अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, जैसे कुछ हमारे कैंसर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो कुछ हमारे जो लिसनर्स इस वक्त बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में सुन रहे हैं हमें, वहां पर हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी अभी नहीं है जी। कुछ ऐसी जगहों से भी हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या कोई, मतलब कैसे वो पता करें कि उनके जो चोट लगी थी, यदि वो पर्टिकुलर वहां की जो पैथोलॉजी है वो उसमें नहीं आया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो आजकल हर जगह या तो एम्स खुले हुए हैं या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहां वे रीच आउट कर सकते हैं। और इनफैक्ट कई बार होता है कि जिस सपोज एक एम्स में एक फैसिलिटी नहीं है या जांच नहीं होती है, तो दूसरे एम्स के सब डॉक्टर्स कनेक्टेड हैं, तो एक तरह का एक इंडिया में नेटवर्क सा हो गया है जहां एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरह से एम्स गोरखपुर, टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, तो जहां भी वे पास में रहते हैं वो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं। जो भी चीज, नई स्टडीज, नए ट्रायल्स, नई ड्रग्स, नई चीजें जो भी चल रही होंगी, वो एक डॉक्टर दूसरे को रेफर कर सकता है। हाँ, उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पर बहुत समय ना व्यक्त खराब करें, और दूसरा वे डॉक्टर मेडिकल अटेंशन जल्दी से जल्दी लें। ऐसे नहीं खुद से कोई दवाई ले रहे हैं महीनों तक और चीजें, तो हर चीज के लिए थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। आज का हमारा कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर, रेयर कैंसर्स टाइप्स एंड ट्रीटमेंट, यानी कि वो कैंसर जो लगभग 1 लाख में से 5 या 6 जनों को हो सकता है, 6 लोगों को हो सकता है। तो यदि आपको भी लगता है कि आप भी ऐसी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, या आपको शायद आप इस रेयर कैंसर की श्रेणी में आते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, पैथोलॉजी में टेस्ट कराना है, और यदि तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो जो भी नियर बाय बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहां जाकर अपने टेस्ट दोबारा से और सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो आज का हमारा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर रेयर कैंसर्स पर है। आगे और भी बातचीत करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा मैसेज हमारे पास आया हुआ है सर, मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से। इन्होंने पूछा है कि इस कैंसर में किस तरह की पीड़ा उत्पन्न होती है और ज्यादातर शरीर के कौन से भाग में ये पनपते हैं? जो हड्डियों का कैंसर है, जो सार्कोमा है, तो हमें पहले जो भी सिम्टम है उसके लिए समझना पड़ेगा कि कहाँ से कैंसर आ रहा है। अब सपोज कैंसर, रेयर कैंसर हड्डी से आ रहा है, जिसे हम सार्कोमा कहते हैं, उसमें कई बार फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें हड्डियों की सूजन हो सकती है और वो सूजन तेजी से बढ़ती है। सपोज करो स्किन से आ रहा है, तो उसमें स्किन का अल्सरेशन हो सकता है, कई बार ब्लीडिंग हो सकती है और वो सूजन तेजी से बढ़ सकती है। अगर वो रेयर कैंसर पेट से आ रहा है, तो पेट में दर्द हो सकता है, पेट में सूजन हो सकती है। तो ऐसे मैनिफेस्टेशंस या कोई भी सिम्टम्स जो हैं वो साइट पर डिपेंड करेंगे। तो हमें कोई भी सिम्टम कहीं भी अनएक्सप्लिकेबल है, वो आपको एक बार मेडिकल अटेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरीड हो सकते हैं जी, अलग अलग सिम्टम्स। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है रेयर कैंसर्स टाइप्स एंड ट्रीटमेंट, और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम बताइए। लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, बताइए आपका सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब, हमारा खास सवाल ये है कि जो शुरू में लक्षण जब हम लोगों को या किसी को भी नजर आते हैं, तो उस दरमियान क्या मतलब हमको महसूस होगा, और अगर लक्षण नजर आए तो शुरू में हम लोगों को किन बातों का ध्यान रख के इसका इलाज करवाना चाहिए, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम आगे बढ़ने ना पाए और हम लोगों को जो है हम लोग सेफ रहें। जी, तो मैं पहले भी यही कहा था कि सपोज आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कहीं गांठ आई है, कहीं सूजन आई है, लंबे समय तक खांसी हो रही है, या फिर कोई जैसे पेट के थ्रू या फिर लेटरिन में खून आना, ऐसी कोई चीज जो हो रही है वो लंबे समय तक अगर हो, थोड़ा सा जैसे 1 महीने 15-20 दिन से ऊपर हो, नॉर्मल चीजों से ऊपर, तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है, जैसे और अगर हड्डियों में दर्द है या कहीं सूजन है तो ऑर्थोपेडिशियन, स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट, एमडी डॉक्टर या एमएस डॉक्टर को दिखाना है। और उसके बाद अगर वे बायोप्सी सपोज लोकल सेंटर में करते हैं, जैसे आपके डॉक्टर ने बायोप्सी करी किसी लोकल लैब में, तो उसे रिव्यू करना है, अपने
पास बड़े सेंटर में ले जाकर, और जो भी ट्रीटमेंट है एक बार उसका सेकंड ओपिनियन अच्छे सेंटर्स में लेना है जो थोड़े बड़े सेंटर्स हों। यूजुअली लोग मेडिकल ओपिनियन काफी समय बाद लेते हैं। सिमिलरली जो बायोप्सी है वो वे बड़े हॉस्पिटल्स में रिव्यू नहीं कराते जहां पर ज्यादा वॉल्यूम आता है। तो आपको जागरूक रहना है, मेडिकल अटेंशन जल्दी सीख करनी है, और जो भी चीज है वो अर्ली स्टेज पे टैप हो जाएगी और उसको हम अर्ली स्टेज पर ही ट्रीट कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी प्रॉब्लम को समझिए और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए किसी स्पेसिफिक डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ट्रीटमेंट में ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के साथ है, लेकिन प्रॉपर जो इसका मॉड्यूल होता है तो क्या वो कॉमन कैंसर्स की तरह ही होता है या क्या प्रॉपर रहता है मॉड्यूल? देखिए, जैसे हम लेमैन टर्म या जनरल टर्म में सोचते हैं कि हर कैंसर का एक कुछ मॉड्यूल फिक्स्ड होता है, तो इवन फॉर कॉमन कैंसर्स या फिर रेयर कैंसर, किसी भी एक कैंसर की किसी स्टेज का एक टाइप का मॉड्यूल सेम नहीं होता। जो अभी करंट स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपका पैथोलॉजिस्ट जो डिजीज डायग्नोज करे वो अच्छा हो, आपकी रेडियोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट सीटी अच्छी तरह से हो, दूसरा हर केस ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस हो, और उसके लिए उन पेशेंट की नीड के लिए, उस एज के लिए, अगर उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उन सब कोमॉर्बिडिटीज के लिए एक ऑप्टिमल शेड्यूल टेलर किया जाए। हम बनाए ऑप्टिमल रेजिमेन को हमें क्या देना है, और ये सब रेयर कैंसर्स में जो ट्रीटमेंट है काफी बार वो रेडिएशन, कीमोथेरेपी वो डिफर कर सकता है नॉर्मल कैंसर से, तो उसके लिए हमें जागरूक रहना है। तो वैसे इसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट रहता है? तो बहुत थेरेपी होती है, उसके बाद सर्जरी की जाती है, क्या मतलब? जी, जैसे सार्कोमा है उसमें कीमोथेरेपी होती है, फिर सर्जरी होती है, फिर कीमोथेरेपी होती है। बहुत सारे ट्यूमर्स में रेडिएशन भी होता है। ऐसे जैसे मेलानोमा है जो स्किन का रेयर कैंसर है, उसमें सर्जरी होती है, उसमें इम्यूनोथेरेपी होती है। तो कोई भी कैंसर का ऐसे जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं है, सबके अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, इसी तरह का एक सवाल यहाँ पहुंचा है हम तक। इन्होंने बोला है कि मेरे पापा को लंग कैंसर है, इनकी उम्र 65 साल की है, और इन्होंने इनकी रेडियोथेरेपी भी हो चुकी है, कीमोथेरेपीज भी हो चुकी हैं, और उसके बावजूद जो ट्यूमर है वो 3 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गया है। लेकिन अब उनको डॉक्टर साहब ने बोला है कि इम्यूनोथेरेपी उन्होंने रेकमेंड की है जिसका उनका अफोर्ड नहीं वो कर सकते, तो क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आपको गूगल पे या फिर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इनकी वेबसाइट पर ट्रायल्स का लिस्ट होती है कि क्या क्या ट्रायल्स हैं। आपको वो एक बार देखना है कि कौन कौन से ट्रायल्स हैं और उन ट्रायल में एनरोल होना है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, एक बार फिर से रेडियो डॉक्टर में स्वागत है। एक सवाल जो उस वक्त हमारा चल रहा था, तो सर जैसे कि आप बता रहे थे कि इम्यूनोथेरेपी के अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट हो सकता है, तो एक बार मैं ये कह रहा था कि इम्यूनोथेरेपी अगर इन्हें बाहर से खरीदने का, जैसे इम्यूनोथेरेपी बहुत कॉस्टली है और यूजुअली लाखों में आती है, तो लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय आरोग्य निधि, साथ में आयुष्मान, ये सब आप स्कीम्स ले सकते हैं। ऐसी डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो एक तो ये स्कीम्स के थ्रू ले सकते हैं। खास तौर से एम्स या टाटा हॉस्पिटल में बहुत सारी सोशल संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो हेल्प कर सकती हैं, पहली चीज। दूसरा, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे होते हैं नई इम्यूनोथेरेपी के, जिसमें उन्हें इम्यूनोथेरेपी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। तो इन्हें वेबसाइट पर जाकर वो क्लिनिकल ट्रायल्स की जानकारी सर्च करनी पड़ेगी। ये बेस्ट है कि ये अपने पास जो टर्शियरी केयर सेंटर है, नियरेस्ट टर्शियरी केयर सेंटर में ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाकर डिस्कस कर लें इस बात को। जी, तो मुझे लगता है हमारे जो लिसनर हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन वो यदि हमें सुन रही हैं तो उन्हें पता चल गया होगा कि सर ने क्या क्या चीज़ें बताएं। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं डिफरेंट आती हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि ये जो ट्रीटमेंट बहुत सारा इसका बताया, रेयर कैंसर्स के लिए, तो ये जो ट्रीटमेंट है कितना मुश्किल हो सकता है? मतलब हम कैसे कहें कि रेयर कैंसर है और इसमें ये ट्रीटमेंट है, बट वो कितना मुश्किल है देखिए पेशेंट्स तक पहुंचाना बेसिकली? जी, तो रेयर कैंसर्स में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता कम है। ये लोग मिसडायग्नोज, जैसे बीमारी कई बार गलत डायग्नोज हो जाती है। सार्कोमा में बीमारी कई बार गलत ही डायग्नोज हो जाती है, क्योंकि उनका रेयरिटी इतनी है कि लोग एक्सपर्ट नहीं है। साथ में डीप सीटेड होते हैं, मोस्टली रेयर कैंसर्स डीप सीटेड और बहुत तेजी से बढ़ने वाले होते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर सुपरफिशियल कैंसर है, यूजुअली अर्ली स्टेज में ही पकड़ में आ जाता है। साथ में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग है,
लेडीज एक एज के बाद 50s के बाद मैमोग्राम करा सकती हैं और वे छोटे कैंसर को पिक करके जल्दी सर्जरी कर सकती हैं। ऐसा रेयर कैंसर में कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, तो उसमें यूजुअली लेट कैंसर्स आते हैं, उसमें यूजुअली एडवांस स्टेज होती है, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा एफर्ट वाला होता है और आउटकम्स उतने अच्छे नहीं होते क्योंकि उन पर रिसर्च भी कम हुई है, उनकी ड्रग्स हर जगह अवेलेबल नहीं है जी। उनके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो आई थिंक इंटरनेट पे भी उनके बारे में गाइडलाइंस भी कम है और रिसर्च कम हुई है, तो डॉक्टर्स को भी शायद मुझे लगता है उतना नहीं पता होगा, तो इस वजह से डायग्नोस कम हो पाते हैं जी। तो ये सभी चैलेंजेस उन सभी पेशेंट्स के लिए जिन्हें किसी भी तरह का रेयर कैंसर है। ओके, तो सर लेकिन यदि कोई रेयर ट्यूमर किसी का पता चलता है, रेयर कैंसर पता चलता है, तो कितना टाइम इस ट्रीटमेंट में लग सकता है? यूजुअली जो सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी 3 से 6 महीने की तो होती ही है और रेडिएशन में 25 से 30 दिन लगते ही हैं। ऐसे ही डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज कौन सी है। अगर आप स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज 4 का ट्रीटमेंट यूजुअली चलता ही रहता है। आप एक कीमोथेरेपी देते हैं, कम हो जाता है, आप थोड़ा ब्रेक देते हैं पेशेंट को जिससे वे रिकवरी कर पाए, उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ चलता है। अगर अर्ली स्टेज है तो वो सर्जरी कर रेडिएशन या कीमोथेरेपी करके वो क्योर हो जाता है। ओके, लेकिन यदि लास्ट की स्टेज है तो कंटिन्यूअस चलता है और स्टेज 1 में ही पता चल जाए तो क्योर होने की ये सारे कैंसर्स के लिए ट्रू है कि हाँ, स्टेज 1 में अगर पता लग जाता है तो क्योर रेट काफी हाई है मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स में, और हमारे पास मोडेलिटीज हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट इंप्रूव कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। जी। तो रेयर कैंसर के बारे में और भी बात करेंगे। यदि आप भी हमारे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें डायरेक्ट स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01123421080 यानी 23421080 और 23421084। दिल्ली से बाहर से कहीं से फोन कर रहे हैं तो आप 011 हमारा कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। एक बार फिर से रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत। इस वक्त जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम एक बार फिर से बता दें, आज का हमारा विषय है रेयर कैंसर्स, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर समीर रस्तोगी जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी है एम्स नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अभी बहुत सारे सवाल हम डिस्कस कर रहे थे, एक और सवाल हम तक पहुंचा है। इन्होंने लिखा है, अनमोल गुप्ता नाम है, इन्होंने बोला है कि मेरे दाहिने हाथ में गांठ है जिसे 4 साल हो गए हैं लेकिन दर्द नहीं होता, तो क्या ये कैंसर हो सकता है? और इसी तरह का एक और सवाल भी है। इन्होंने पूछा है क्या कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता है, ये मिथ है या एक्चुअल ऐसा होता है? जी, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ पहले कि जिनको हाथ में गांठ है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गांठ का साइज क्या है, गांठ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अगर आपके हाथ में गांठ है और वो बड़ी गांठ है, साइज बढ़ रहा है, तो बेस्ट है कि आपको अपने डॉक्टर के पास दिखाना होगा और बायोप्सी करवानी होगी। लेकिन कई बार कुछ गांठ होती हैं जो बिल्कुल नहीं बढ़ती कई सालों तक, और बिल्कुल नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा, छोटी सी गांठ है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। बट इट्स ऑलवेज गुड टू टेक मेडिकल एडवाइस। 4 साल हो गए हैं तो मुझे लगता है एक बार जरूर दिखाना चाहिए। और एक और सवाल जो हम तक आया था कि कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता, क्या ये बात सही है? यूजुअली कैंसर में शुरुआत में दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे कैंसर बड़ा होता है वैसे वैसे नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं और आगे के स्ट्रक्चर्स एंक्रोच होते हैं, मतलब कैंसर उन स्ट्रक्चर्स को दबाता है और धीरे धीरे दर्द हो जाता है। तो ऐसा यूनिवर्सली नहीं है कि दर्द नहीं होता, बट हाँ, शुरुआत में स्पेशली बोन कैंसर, मसल कैंसर, दर्द नहीं हो सकता। और यदि जिन गांठ में दर्द होता है तो क्या हम यही कहें कि वो कैंसर नहीं है? कहना बहुत मुश्किल है। अगर गांठ बढ़ रही है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही है, मिनिमल चोट पे गांठ बन गई और वो बढ़े चली जा रही है, तो प्रोबेबली वो नेगेटिव ये है, तो आपको हो सकता है वो कैंसर हो, बायोप्सी क्विकली कराना चाहिए। ओके, एक और सवाल हम तक पहुंचा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का क्या रोल है कैंसर डिटेक्शन में? साथ साथ ये भी पूछना चाहते हैं कि जो सार्कोमा है उसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं और कितने तरह का हो सकता है? तो सार्कोमास के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पैथोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सार्कोमास में, क्योंकि सार्कोमा 200 टाइप का होता है। अब जो कैंसर 5 पर लाख है और 200 टाइप्स का होता है, उसमें सब सार्कोमास में अलग अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन मेजॉरिटी में कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है और रेडिएशन होता है। तो सर कीमोथेरेपी के मतलब
सभी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कीमो का नाम सुनते ही जनरली पेशेंट्स डर जाते हैं, तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके? देखिए, ये तो है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट सुपरविजन में क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ सही डोजेज में, सही इंडिकेशन में और सही तरीके से दी जा रही है तो आप साइड इफेक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जो कीमोथेरेपी के दौरान अगर पेशेंट अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखते हैं, हाइजीनिक फूड खाते हैं जो कम ऑयली हो, कम स्पाइसी हो, बाहर का खाना नहीं लेते हैं और छोटी सी प्रॉब्लम में अपने डॉक्टर को संपर्क करते हैं, तो ऐसे केस में यूजुअली के कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, हाँ साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन मैनेजेबल है, मोस्टली मैनेजेबल है। और सेम हम रेडिएशंस के लिए भी यही बात कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मैनेजेबल हैं, लेकिन हाँ आपको सही डोज में, सही इंडिकेशन के लिए और सही क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंडर लेना होगा। और आपको भी इनके साइड इफेक्ट के जो पैम्फलेट्स हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन शीट्स हैं पढ़कर, जिससे आप भी एम्पावर्ड रहें। अच्छा सर, जैसे कि एक टाइम था जो कैंसर के बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अब कैंसर इतनी तरह के हो गए हैं और आज हमने रेयर कैंसर्स के बारे में भी जाना, तो ऐसी क्या वजह है कि केवल एक खान पान या अनहेल्दी लाइफस्टाइल कह लीजिए, यही एक वजह है कैंसर्स होने की, या कोई और भी रीज़न हो सकता है? देखिए, जो ये कैंसर है ये तो सालों से है। इनफैक्ट जो इजिप्शियन ममीज थे उनमें भी कैंसर का और बोन कैंसर्स का स्पेशली वो देखने को मिलता है कि उस टाइम भी होता था, लेकिन प्रॉब्लम में भी डिटेक्शन रेट भी बढ़ गया है। अभी हम लोग इंक्रीज लॉन्जिविटी हो गई है, पहले लोग 50 साल 60 साल जीते, अभी 80 साल जी रहे हैं। पहले लोगों के पास साइंटिफिक, अभी हॉस्पिटल्स नए खुल गए हैं, लोगों के पास एजुकेशन ज़्यादा है, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, दैट्स वाई हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं ज़्यादा कैंसर्स। ओके। अच्छा, जैसे कैंसर के बारे में जनरली हम सुनते हैं जो बड़े लोगों को होता है, क्या कोई कैंसर ऐसा भी है जो बच्चों में भी होता है? और यदि है ऐसा तो बच्चों और बड़ों में कैंसर किस तरह के अलग अलग हो सकते हैं? बच्चों में कुछ तरह के कैंसर, तो बच्चों और बड़ों में डिफरेंट कैंसर्स होते हैं। बच्चों में कुछ कैंसर जैसे विल्म्स ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा, थोड़े डिफिकल्ट नाम है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर्स, ब्रेन कैंसर्स, बोन कैंसर्स जो सार्कोमा होते हैं वो कॉमन होते हैं, जबकि बड़ों में ब्रेस्ट कैंसर, अंडाशय का कैंसर, सर्विक्स कैंसर, लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर ये कॉमन है। तो बच्चों के और बड़ों की प्रोफाइल डिफरेंट है। बड़ों में कैंसर किसी कारण से होता है, स्मोक करने से, तंबाकू खाने से, लेकिन बच्चों में काफी कैंसर बिना किसी कारण के होते हैं। कई बार बच्चे अपनी समस्या बता नहीं पाते, इतने छोटे बच्चे में भी होता है कैंसर, हो सकता है? कैंसर जन्म से लेकर बच्चे बड़े, बहुत सारे डिफरेंट कैंसर डिफरेंट एज ग्रुप में होते हैं और वे सब नहीं बता पाते, लेकिन यूजुअली सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं इवन अर्ली स्टेजेस पे। करें कि ये वही मतलब कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है? सेम है, उसमें जिस साइट पे आ रहा है, सपोज करो बच्चे को पेट में आ रहा है, पेट की हल्की सूजन है, तो आपको एकदम से डॉक्टर, अपने क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। इसका मतलब जो बाल चिकित्सक क्वालिफाइड है, जिसके पास एमडी है, आपको उनके पास जाना है, प्रॉपर सारे टेस्ट कराने हैं, फॉलो अप प्रॉपर रखना है। जी। तो आज हम बात कर रहे हैं रेयर कैंसर्स के बारे में। सर ने बताया कि बच्चों और बड़ों में भी अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। सर, लेकिन बहुत से जनरली हम ये भी सुनते हैं कि जो कैंसर है वो जेनेटिकली भी होता है, तो ये रेयर कैंसर्स में भी होता है या केवल? इनफैक्ट रेयर कैंसर्स में बहुत सारे जेनेटिकली होते हैं। जैसे कि कुछ सिंड्रोम्स हैं या जिसमें जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता है। हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जिनमें मदर को भी कैंसर था, मदर की मदर को भी कैंसर है, मदर की सिस्टर्स को कैंसर है और बच्चों को भी कैंसर है। तो ऐसे केस में फैमिली हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगर आपकी फैमिली में 2 या 2 से ज्यादा लोगों को कैंसर हुआ है, आपको अपने डॉक्टर को बताना अनिवार्य है, क्योंकि उससे हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं फैमिली में तो कोई जीन पास नहीं हो रहा, ये अनुवांशिक तो नहीं है। जी, तो कैंसर्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, रेयर कैंसर्स, टाइप और ट्रीटमेंट। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01123421080 और 01123421084 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर समीर रस्तोगी, और डॉक्टर साहब हमारे एक कॉलर लाइन पर जुड़ गए हैं। इनका क्या सवाल है जानते हैं। हेलो जी, आप बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? और आप थोड़ा सा। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, आपका नाम बताइए। राजीव बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। जी, आपका सवाल पूछिए। जो ब्रेन में कैंसर होता है, कैसे पता चलेगा? ब्रेन में कैंसर का कैसे पता चलेगा?
जब भी कैंसर होता है ना तो उसके दो सिम्टम्स होते हैं। जब ब्रेन में होता है तो कई बार सर दर्द होता है, हाथ, क्योंकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो कई बार हाथ की वीकनेस, चेहरे का एसिमेट्री हो जाना, या फिर इनकोऑर्डिनेशन जैसे चलने में मुश्किल, या फिर उल्टी होना, ये सब चीजें सिम्टम्स हैं। तो अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, सर में दर्द है, बहुत ज्यादा सर में दर्द है, हाथ या पांव की इनकोऑर्डिनेशन हो रही है, तो साथ में हमें जो इमेजिंग टेक्निक है, इसका मतलब देखने के लिए हम MRI कराते हैं। तो आपको पहले डॉक्टर से अपनी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर MRI करके देखना पड़ेगा कि ब्रेन कैसा है। अगर MRI में ब्रेन नॉर्मल है तो मोस्टली कैंसर इज रूल्ड आउट। डॉक्टर साहब, ये पूछना था, मेरे दोनों ब्रदर है जी, ये दोनों बीड़ी पीते हैं, क्या कहते हैं, ये रात में ना सोते सोते उठ जाते हैं। सोते सोते उठ जाते हैं? ये किस लिए? खांसते खांसते उठ जाते हैं? खांसी होती है रात में? नहीं पता नहीं डॉक्टर साहब, ये सोते ही नहीं है, मतलब इनका बहुत क्या कहते हैं, ये बीड़ी पीते हैं, बीड़ी कैसे इनकी छुड़वाई है पहले? हाँ, तो बीड़ी छुड़वाने के लिए ना ये अलग से वो है पूरा, लेकिन हमारे एम्स के भी सेंटर्स हैं। एक गाजियाबाद में सेंटर है जो ड्रग डी एडिक्शन और टोबैको कंट्रोल या ये सब चीजों पर फोकस करते हैं। उन्हें मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, अभी बहुत कुछ अवेलेबल है जिससे उनका ये छूट सकती है। उन्हें प्रॉपर OPD में आकर मेडिकल हेल्प लेना पड़ेगा और वो धीरे धीरे छोड़ सकते हैं सब चीजें। डॉक्टर साहब, इनको लेके आता हूँ मैं हॉस्पिटल तक, तो ये भाग जाते। कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए और उन्हें एम्स में दिखाइए, और जहां पर बीड़ी तंबाकू को छोड़ने के तरीके अपनाए जाते हैं वहां इनके साथ डॉक्टर साहब की मुलाकात कराइएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं रेयर कैंसर्स के बारे में रेडियो डॉक्टर में, और हमारे साथ जुड़े हैं एडिशनल प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एम्स से डॉक्टर समीर रस्तोगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल हम तक और पहुंचा है, इन्होंने भी गांठ के बारे में ही जानना चाहा है कि इनके भी हाथ में गांठ है जो कभी छोटी हो जाती है और कभी बड़ी भी हो जाती है, लेकिन इन्होंने फुल बॉडी चेकअप कराया है, उसके बावजूद उसमें कुछ भी आया नहीं है। तो क्या इन्हें और कुछ एडिशनल कोई स्पेशल चेकअप कराना चाहिए? यूजुअली कैंसर की गांठ अपने आप छोटी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड जांचने के लिए कि किस तरह की गांठ है, यूजुअली बायोप्सी करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप बायोप्सी करवा सकते हैं, और बायोप्सी किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराकर, जहां भी आप रहते हैं नियरेस्ट टर्शियरी केयर सेंटर में बायोप्सी कराकर आप देख सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया बायोप्सी करा सकते हैं, कुछ एक रेयर सेंटर्स मतलब हर जगह पर बहुत अच्छे वाले सेंटर्स नहीं होते, तो क्या जो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस होता है? जो कुछ लोग रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ पैथोलॉजीज में जाते हैं, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है कि हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो इस चीज को समझ सकें? तो पैथोलॉजी जो है वो डायग्नोसिस के लिए जो बायोप्सी करते हैं, रेडियोलॉजी MRI स्कैन, CT स्कैन देखने के लिए बीमारी कहाँ तक फैली है। तो रेडियोलॉजिस्ट के बाद हमें पैथोलॉजी की जरूरत पड़ेगी? हमें दोनों की साथ साथ जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट जो है बायोप्सी तभी कर सकते हैं जहां उन्हें पता हो कि रेडियोलॉजी वाले बताएंगे यहाँ पर बीमारी है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन, ट्यूमर बोर्ड का यही फंक्शन होता है कि सारे लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन से फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच पाएं। ठीक, तो आज हम बात कर रहे हैं रेयर कैंसर्स टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 011-234-21080 और 234-21084। और यदि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना सवाल रखना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि रेयर कैंसर्स बहुत सारे हैं, और केवल रेयर कैंसर्स ही नहीं, इस समय देश में विदेश में हर जगह कैंसर्स बहुत सारे तरह के हैं। तो बेसिकली क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक आम आदमी को कि वो इस तरह की किसी परेशानी से ना उसे रूबरू होना पड़े, उसे किसी कैंसर का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, बहुत सारे कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं, इसका मतलब उन्हें रोक सकते हैं जी। अब रोकने के लिए जो बाकी सब कारण तो ठीक है, उनको जैसे हम वायु प्रदूषण को हम नहीं बदल सकते, लेकिन स्मोकिंग कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं जी। बिल्कुल, एल्कोहल इंटेक, शराब का पीना बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तंबाकू चबाना वो बिल्कुल बंद कर सकते हैं, क्योंकि तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर होता है। साथ में भी कुछ वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, खासतौर से सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो आप यंग बच्चों को दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर किस एज ग्रुप के बच्चों को, तो यूजुअली आप 9 से 21 साल तक वो कैंसर वैक्सीन दे सकते हो सर्विक्स कैंसर के लिए। इसी तरह से लिवर कैंसर के लिए हेपेटाइटिस B वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो चीज नहीं कर सकते, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो ये हैं। बाकी हमें अपना वेट,
अपना फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना वेट, फिजिकल एक्टिविटी, डायबिटीज इन सबको ना होने दें, जिससे जनरल हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि बहुत सारे ओबेसिटी से ही बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, मतलब वेट गेन से बहुत सारे कैंसर्स होने की प्रिडिस्पोजिशन रहती है। जी जी जी। अच्छा, क्या क्या डाइट में क्या खास बात, मतलब क्या खान पान रखा जाए? जैसे आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है जी, और टीनेजर्स, छोटे बच्चे, इवन आप बहुत जो गोदी के बच्चे हैं उनके हाथ में भी आप कहीं ना कहीं चिप्स के पैकेट देख लेते हैं, तो क्या शुरुआत से ही हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए? देखिए, कैंसर से इसका रिलेशन बहुत क्लोज तो नहीं है कि डाइट एकदम, लेकिन हाँ, जनरल फिटनेस के लिए ही बचपन से ही जंक फूड खाना, क्योंकि बहुत सारी और चीजें हैं, बीमारियां जो जंक फूड खाने से हो सकती हैं, जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, वो सब हो सकती हैं। तो जंक फूड तो वैसे ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कम तेल की, कम मिर्चों की, कम ये सब चीजें खाएं, साथ में हाई प्रोटीन डाइट खाएं। स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट हैं उनको तो हाई प्रोटीन डाइट और बहुत ही क्लीन हाइजीनिक डाइट खाने के लिए एडवाइस है। जी सर, रेयर कैंसर्स के बारे में आपने आज इतना सारा कुछ बताया, हमारे बहुत सारे लिसनर्स के कुछ सवाल भी थे, एक और सवाल भी हम तक पहुंचा है, सवाल लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो ये रेयर कैंसर है कितने खतरनाक हो सकते हैं यदि इनका ट्रीटमेंट हमें नहीं पता चलता है और या डायग्नोज होने में टाइम लगता है, तो कितने खतरनाक ये हो सकते हैं? देखिए, जो कैंसर वर्ड का कॉनोटेशन है, दैट इज लाइक, ये वर्ड ही ऐसा है कि इसमें क्योर होना अगर हम सही टाइम पर नहीं करते तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर या हानिकारक है। तो अगर एडवांस स्टेज है तो बहुत ही मुश्किल है कि इसका ट्रीटमेंट हो पाए ढंग से, अगर टाइम लूज हो गया है तो। जी, एक सवाल हम तक पहुंचा है मदन लाल जी का। इनकी उम्र इन्होंने लिखी है 56 साल के हैं ये, और इनकी प्रॉब्लम है कि इन्हें पाइल्स है और उसमें से ब्लीडिंग लगातार हो रही है, तो क्या कैंसर होने के कुछ चांसेस हैं? एग्जैक्टली। तो कई बार ऐसे केस में जब बहुत सालों से ऐसी होता है तो कई बार जो मेलानोमा नाम का कैंसर है वो जहां पर पाइल्स होती है वहां की स्किन से आता है और कई बार वो रहता ही है। तो इसके केस में एक सर्जरी वाले डॉक्टर को, नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और देखने के लिए कि पाइल्स ही है, कैंसर तो नहीं है जो जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है। इन्हें मेडिकल एड जल्दी से जल्दी लेनी चाहिए। तो जो लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि जो भी रेयर कैंसर है या किसी भी तरह की आपके शरीर में कोई अनकंडीशनल कोई सिचुएशन आती है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। आज चूंकि आप आए हैं और आप ऑन्कोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं, तो आप हमारे लिसनर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैंसर अभी एक बहुत ही एमर्जिंग डिजीज बन गया है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यही है कि जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर हमें बहुत फ्रेट नहीं कर सकते, उसमें बहुत परेशान नहीं हो सकते, लेकिन जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, एक अमेरिकन प्रोवर्ब है, कीप इट प्लेन कीप इट सिंपल। दैट मीन्स हमें अपनी लाइफ को एकदम प्लेन, एकदम सिंपल, विदाउट एल्कोहल, विदाउट एनी, बिना किसी व्यसन के, बिना किसी उसके सिंपल तरीके से निकालना होगा, उसके कारण हम ये सब चीज़ें कम कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हमें जागरूकता और एजुकेशन चाहिए इस देश में, जिससे हम इन कैंसर्स के लिए एक तो रिसर्च कर सकते हैं, एक ज़्यादा जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं, साथ में हमें मेडिकल फैसिलिटी को बहुत ही जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा। हमें छोटे से, अगर आपको लगता है आप क्वालिफाइड लोगों के पास जाइए, प्लीज होम ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स के लिए मत करिए, या कम, जितना कम हो सकता है उतना कम करिए। जी, तो आज हमारे साथ जुड़े डॉक्टर समीर रस्तोगी, जिन्होंने हमें बताया रेयर कैंसर्स के बारे में। और डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे आकाशवाणी रेनबो पर आए और हमें इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद बहुत मैम। शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।